सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गृह विज्ञान के पेपर में बिना पढ़े कैसे पास हों, आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, वो टिप्स देने वाला हूं जिसके आधार पे आप बिना पढ़े गृह विज्ञान में अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है या फिर थोड़ा बहुत है तब भी जो है आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। यहाँ पे आपको बता दें कि जो है आपका एक नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, तो काफ़ी दिक्कत लोगों को हुआ है पढ़ने में और कम समय में तैयारी करने में। लेकिन मैं जो तरीका आपको बता दे रहा हूँ उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं जिससे आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें कि इसमें जो है आपके क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पीय, ये तो आपको करना होगा। बहुविकल्पीय आपको क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें से टिक करना होगा। जो क्वेश्चन लिखने वाला है यहाँ पे वो तरीका काम करेगा और इसमें जो है आप उन तरीक़ों को जो है इस्तेमाल करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक मॉडल पेपर लिए हैं, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है कि अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा लिखते समय आपको ध्यान में रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके आधार पे लिखना है। दूसरी बात यह है, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसे छोड़कर नहीं आना है। किसी भी कीमत पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है। अगर छोड़कर आप चले आओगे तो हो सकता है कि जो है आपको नंबर ना मिले। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कुछ ना कुछ बनाकर लिखेंगे और जब कुछ ना कुछ बनाकर लिख कर आप आएंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तब भी आपको कुछ ना कुछ बना के लिखना है। वही मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए। अभी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे इसके बारे में क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए आपके घर पे, ठीक है, आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है तो आपको अच्छे से पता है कि आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है। तो जब मेहमान आएगा तो मेहमान के स्वागत के लिए आप क्या क्या प्लान करोगे, क्या क्या करोगे। अगर वो एक नया मेंबर है, नया मेहमान आपके घर में पहली बार आ रहा है और आपको पता है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है तो उसके स्वागत के लिए क्या क्या आप कर सकते हो। तो जो अतिथि आपके घर में आने वाला है उस अतिथि के लिए, उसके आगमन के लिए, ठीक है, आएगा तो आगमन होगा उसका। अब आगमन से पूर्व मतलब वो आने से पूर्व जो है आप उसके लिए क्या तैयारी करोगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आगमन से पूर्व, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब वो अतिथि आपके घर में आ जाएगा तो उसकी खातिरदारी आप कैसे करोगे। उसको कमरे में बैठा के या फिर उसको बाहर बैठा के या फिर उसकी सेवा जो है किस प्रकार से करोगे। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि उसकी खातिरदारी कैसे होगी। समझ में नहीं आता तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अतिथि आता है, आगमन होगा, तब उसको हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जब वो आ जाएगा इसके बाद क्या फिर होगा, फिर इसके बाद जो है क्या कौन कौन सी वहाँ पे उसकी सेवा में क्या क्या योगदान आपका होगा वो ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद वो प्रस्थान करेगा। तो एक चक्र की तरह चलेगा ये, अतिथि आएगा और फिर जो काम हो वो काम करने के बाद फिर जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा अतिथि चक्र। तो उसी के बारे में आपको बताना है, तो आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में न जाने कितने अतिथि आए होंगे तो आप सोच के लिखिए, क्या दिक्कत है, पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मिलावट से आप क्या समझती हैं। मिलावट का मतलब क्या होता है, जैसे कि दूध है, दूध में दूध वाला पानी मिलाता है तो आप कहोगे भैया आपने दूध में पानी मिलाया, यानी मिलावट कर रहा है वो इंसान। तो मिलावट का मतलब ये हो रहा है कि किसी भी चीज़ में कोई चीज़ मिलाया जा रहा है। अब मिलावट के बारे में आपको इतना समझ में आ गया ना, अब लिखो सोच समझ के। मिठाई में बहुत सारी चीज़ें जो है लोग मिलाते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि मिलावट अगर आप समझ गए हो तो आप आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। टीचर जो होते हैं वो कॉपी इतनी फास्ट चेकिंग करते हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कॉपी कैसे चेक होती है। तो आप लिख कर आइए, जब लिख कर आओगे तो नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, रंग के वर्ण के जो है क्रम के बारे में बताना है। तो रंग का जो वर्ण होता है उसके क्रम के बारे में बताना है। अगर इसका आंसर समझ में नहीं आता तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत यहाँ पे है।
इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हो कि जो है जो रंग होते हैं उनके वर्णक्रम, मतलब कि जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं उन कलर के जो है एक जैसे जो वर्ण होते हैं उनके अनुसार जो है क्रम अनुसार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है कि धुलाई के उपकरणों के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको धुलाई धुलाई तो समझ में आ रहा है ना, यानी कपड़ा धुलाई के बारे में बात हो रही है। तो धुलाई, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ धुलाई, जैसे फर्श की धुलाई होती है, कपड़ा धुलाई होती है, या फिर जो बहुत सारी चीज़ें धुलाई होती है। तो यहाँ पे धुलाई के उपकरण, जैसे आपने वॉशिंग मशीन के नाम सुना होगा, तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलाई होती है, जो बहुत सारी फर्श की धुलाई होती है। तो उसमें जो है एक दो उपकरण के नाम बता देने हैं। ठीक है, क्योंकि एक नंबर का सवाल है तो एक दो उपकरण के नाम बता देंगे। तो धुलाई के उपकरण के बारे में आप यहाँ पे उसके बारे में लिख भी सकते हो। ठीक है, अगला है किशोर एवं किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि किशोर, दूसरा है किशोरिया। यानी अगर एक लाइन में समझे तो यहाँ पे देखिए जो है गर्ल्स प्लस बॉयज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत क्यों होती है। सिंपल सी बात, ये छोटे बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनको बहुत परेशानी हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो बचपन में बड़ा केयर करना पड़ता है बच्चों को, आप भी जानते होंगे। तो यहाँ पे जो है आराम से इसके बारे में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर का सवाल है, मुश्किल से 2 से 3 लाइन लिखना है। ठीक है, 2 से 3 लाइन लिखना है, 3 से 4 लाइन लिखना है आपको। तो इसके बारे में आराम से आप लिख सकते हो कि बचपन में बच्चों को या फिर जो किशोर होते हैं, किशोरियाँ होती हैं, उनको ध्यान देने की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, इस प्रकार से सोच के आप लिख सकते हो अपने भाषा में। अगला इससे लिखे यहाँ पे वृद्धजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, वृद्धा आश्रम जैसे चलाए जाते हैं ना उस टाइप के। तो हाँ, वृद्ध मतलब बुजुर्ग लोग, जन मतलब लोग, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए चलाए गए कार्यक्रम होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अगर आप कीवर्ड ध्यान देंगे, अगर कीवर्ड समझ जाएंगे ना तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। जब कीवर्ड समझ में आ जाए तो लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप लिखना शुरू कर दोगे तो आगे और आपको याद आएगा चीज़ें और आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगला है कि यहाँ पे जैसे पोस्टर से क्या समझते हैं या पोस्टर किससे कहते हैं। अगर ये सवाल आता है कि पोस्टर क्या होता है, पोस्टर मतलब क्या होता है, एक विधि है। ठीक है, क्या है, एक विधि है। किसकी विधि है, अपने जीवन यापन के लिए हमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं, कुछ ना कुछ सेवन करते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी सेवन करते हैं, उसको जो है अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए अगर सेवन करें तो हो सकता है कि हमारी पोषण से हमारा मतलब बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य, हम कभी जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो पोषण जो है एक विधि है जो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति मद्देनजर रखते हुए किसी चीज़ का उपयोग करें तो पोषण कहलाता है। इस प्रकार से आप बना के ले सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां बताइए। तो प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारी होती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिसे आप ऐसे अब बना के भी लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगला इससे फैशन व्यापार से क्या समझते हैं। फैशन व्यापार, आप फैशन के बारे में अच्छे से जानते हो, कितने जो है आज की डेट में फैशन चल रहा है। ठीक है, और उसके फैशन में व्यापार, जैसे कोई नई नई फैशन आती है तो लोग फैशन में जो है बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं। फैशन के चक्कर में, जब फैशन के चक्कर में सामान ज़्यादा खरीदते हैं तो लोग उससे संबंधित व्यापार भी ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे फैशन व्यवहार के बारे में जब इतना समझ जाओगे तो उसके बारे में आप लिखिए कि फैशन के चक्कर में जो है फैशन के जो है ज़्यादा होने के कारण जो है लोग व्यापार भी उसी संबंधित व्यापार करने लगते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से आप बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे है डिजाइन के सिद्धांत क्या होते हैं। डिजाइन के सिद्धांत मतलब कि जिससे बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, हर साल हर दिन जो है कुछ ना कुछ नए डिज़ाइन बनकर सामने आते हैं, क्योंकि जो डिज़ाइनर होते हैं वो नए नए डिज़ाइन बनाते रहते हैं। तो डिज़ाइनर जो होते हैं नए नए डिज़ाइन मार्केट में लेकर आते हैं और उनके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। इनकी सिद्धांत का मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे उनके थॉट, उनके विचार, उनकी भावनाएँ, उनके जो है जो भी वो सोचते हैं, वो डिजाइनर जो सोचते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिखिए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हो रही है।
सशक्ति, यहाँ महिला लिखा है, आप समझ जाओगे, ठीक है। सशक्ति में देखिए शक्ति शब्द छुपा हुआ है, यानी महिला को ताकतवर बनाना है, महिला को जो है खुद को अपने आप में एक मजबूत बनाना है। तो सशक्तिकरण उद्देश्य, यानी महिला जो है अपने आप में जो है खुद जो है वो काम कर सके, अपना फैसला ले सके, अपना निर्णय ले सके, अपना डिसीजन खुद ले सके, तो उसको उद्देश्य के बारे में बताना है। तो आप लिखिए उसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही नव परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? 9 वर्ष मंगल में हो, बोलते हैं ना 9 वर्ष मंगल में हो, तो 9 वर्ष मतलब क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन का मतलब परिवर्तन समझ लीजिए। तो जो नए परिवर्तन होते हैं, जो नए बदलाव होते हैं समाज में, उससे संबंधित जो है आप यहाँ पे अच्छे से बना के लिख सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि जो है किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो और बना के आराम से आप लिख सकते हो। यहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको आराम से बनाना है, ठीक है। इससे बाल श्रम को रोकने के उपाय या सुझाव दीजिए। तो जो बाल मतलब कि जो बच्चे होते हैं, श्रम मतलब जो मजदूर, यानी जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनको रोकने के लिए उपाय बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। तो सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाना चाहिए और जो है उस कानून को पालन करना चाहिए ताकि जो है बच्चों का शोषण ना कर सकें और बाल श्रम जो है वो हो ना सके। इस प्रकार से लिखिए उसके बारे में, ठीक है। नैदानिक पोषण की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैदानिक पोषण मतलब क्या होता है कि अपने स्वास्थ्य के अपना जो आपका स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए कोई भी व्यक्ति हो या रोगी हो उसके स्वास्थ्य के अनुसार उसको अगर भोजन दिया जाए, उसको पोषण दिया जाए, तो उसे कहते हैं नैदानिक पोषण, ठीक है। तो अगर आप इतना समझ जाओगे उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हो 2-4 लाइन। आगे है कि जनसंपर्क के जो है 7 सिद्धांत क्या हैं? तो जन मतलब क्या होता है? लोग होता है। संपर्क मतलब क्या होता है? एक दूसरे से संपर्क करना, तो लोगों से संपर्क करना। इसके 7 सिद्धांत हैं। अब 7 सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि जनसंपर्क, यानी जो लोगों से संपर्क होते हैं इनके सिद्धांत के बारे में बताना है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसकी परिभाषा बता सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं 2-4 लाइन, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन को बताना है। और जैसे मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको हेडिंग डालना रहेगा, ठीक है, कुछ डायग्राम बनाना रहेगा, उसके माध्यम से आप इसका आंसर दोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है जनसंपर्क गतिविधियाँ, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे। जैसे जन का मतलब क्या होता है? लोग हो गया, संपर्क इन्हीं लोगों से संपर्क हो गया। गतिविधियाँ का मतलब जो लोग एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो कौन कौन सी उसमें गतिविधि होगी, किस प्रकार से संपर्क करेंगे। जैसे मान लो आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, आपको किसी से बात करनी है तो आप किसका सहारा लेंगे? आप मोबाइल फ़ोन का सहारा लेंगे, या फिर जो है किसी को अगर कुछ भेजना है तो आप जैसे लेटर के माध्यम से पहले लेटर ही चलता था, अब तो मोबाइल आ गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गतिविधियां मतलब कि जो लोग उससे दूसरे से संपर्क करेंगे वो माध्यम क्या होगा, ये हो गया। प्रमुख क्षेत्र का विस्तार कीजिए, यानी जनसंपर्क के जो माध्यम होते हैं उसमें जो है एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना है, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जैसे सामाजिक क्षेत्र ले सकते हैं, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र ले सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये भी पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में जब लिखना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट जब लिखना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको कुछ ना कुछ और याद आएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे अपनी ज़िंदगी का मतलब अपने स्कूल लाइफ में जब पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ आप उससे संबंधित लिख ले जाएंगे, ठीक है। आगे है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विकास की भावी वाहिका है। यहाँ पे सूचना का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। संचार का मतलब क्या? कम्युनिकेशन। और प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी। कहने का तात्पर्य है जो यहाँ पे 3 वर्ड लिखा गया है इसका मतलब ये है सूचना, अगर आप किसी को सूचना देते हो, ठीक है, कोई भी सूचना आप किसी को पहुंचाते हो या किसी को सूचना देते हो कि जो है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, आपने किसी को सूचित किया, यानी आपने सूचना दिया। और सूचना कैसे दिया? संचार के माध्यम से दिया या जो है आपने किसी के द्वारा भिजवाया है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, उनको जाके बता देना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सूचना हम संचार के माध्यम से करते हैं, वो संचार कैसा है? टेक्नोलॉजी है,
जैसे मोबाइल से आप किसी से बताए तो मोबाइल से जो बताए होगे आपने, तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तभी तो आप बता पाए हो। तो इसका मतलब ये है भविष्य। भावी का मतलब क्या होता है? भविष्य। वाहिका यानी वाहिका मतलब भविष्य के लिए जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी जो संचार है, कम्युनिकेशन जो है, ये एक सिंपल भाषा में कहें जो मोबाइल फ़ोन है ये भविष्य में कितना जो है कारगर साबित होगा, भविष्य में और क्या क्या जो है इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो ये सारी बातें जो है आप समझ के इसमें बना के आराम से लिख सकते हो, अगर पॉइंट आप समझ जाओगे तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे निम्नलिखित को समझाइए। क्वेश्चन है रोग से उत्पन्न मतलब रोग उत्पन्न करने वाले आहार की भूमिका के बारे में बताइए। ऐसा कौन सा जो है आहार होता है जिससे रोग उत्पन्न होते हैं, और फिर रोकथाम के लिए जो है आहार की भूमिका बताइए। ऐसे कौन से आहार होते हैं जिससे जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, मिट जाते हैं। तो उन आहार को जैसे डॉक्टर बोलते हैं कभी कभी पतली खिचड़ी खानी चाहिए उन लोगों को जो परेशान होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आहार होता है वो कौन से आहार है जिससे रोकथाम होता है रोगों का, और कौन ऐसा जो आहार होता है जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे लोग फास्ट फूड खाते हैं ना आज की डेट में, चाट, चाउमीन, फुल्की, मोमोज, तो ये सब जो खाते हैं इसके द्वारा जो है रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर जब आप अच्छा हरी साग सब्जियां खाएंगे तो उससे क्या होगा, रोग आपका खत्म होगा। तो ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, अथवा करके अगर नहीं समझ में आता अथवा करके लिख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है। खाद्य सुरक्षा के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात ये है, आपने खाना बनाया, ठीक है, आपने रात में खाना बनाया, खाना बच गया, तो खाना को अगर आप फ्रिज में रख के जो है सुबह उसको इस्तेमाल कर लोगे तो खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब यह है कि खाद्य की गुणवत्ता, यानी अगर हम जो हमारे पास भोजन है या जो हमारे पास खाद्य सामग्री है उसकी कितनी गुणवत्ता है। गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी कितनी है, वो अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, उसके बारे में बताना है। तो ये जो खाद्य सुरक्षा है ये वैश्विक मुद्दा है, यानी बहुत सारे देशों में जो है भोजन को बर्बाद किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नाले में बह जाती हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, लोगों को नसीब नहीं होता है अच्छा भोजन। तो ये वैश्विक मुद्दा है, इसको जो है विश्व स्तर पर उठाना है। इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो बना बना के। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो ये तरीका अपना लेना, आपका आंसर जो है परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे इस प्रकार से भी, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य और महत्व को प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, बच्चों का देखभाल के लिए, बच्चों को देखभाल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है। उसमें उनको शिक्षा कैसे दिया जाता है, फिर उनके महत्व को बताना है। पहले शिक्षा का उद्देश्य बताना है, फिर महत्व बताना है। तो दो इसमें जो है दो टाइप की हेडिंग बनेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम जो है आपको 3 पेज में लिखना है। 2.5 से जो है 3 पेज में जब आंसर देंगे तब जो आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे है कि बच्चे, युवा, वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। देखिए जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है वो संवेदनशील होते हैं क्योंकि वो नाजुक होते हैं। और उसके बारे में आप जानते होंगे बच्चों की जो है कितने भावुक होते हैं और कितने जो है संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, एक तरह से नाजुक, है ना। इसके बारे में युवा नाजुक या संवेदनशील इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे युवा होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जैसे सो बड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसके बाद जो है उनके अंदर कुछ बदलाव होते हैं, कुछ समाज में नया सीखते हैं, कभी कुछ समस्या आती है, कभी तनावग्रस्त हो जाते हैं, फिर कभी खुश हो जाते हैं। तो इतना से वो भी संवेदनशील होते हैं। इस ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वृद्धजन क्या होता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं बुढ़ोती में थोड़ा सठिया जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा जो है बोलने लगते हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे आती है कि संवेदनशील क्यों होते हैं। इनको अलग अलग जो है आप लिखोगे तो अलग अलग तरीके से जब लिखोगे, पहले बच्चे के बारे में, फिर युवा के बारे में, फिर वृद्धजन के बारे में, तो आप अच्छे से इसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये तरीका अपनाओगे और अच्छे से समझ के लिखने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर बहुत परफेक्ट जाएगा। इसको कहते हैं कि आप कम पढ़ो लेकिन जो है अच्छा पढ़कर जाओ और आप अच्छे से आंसर जो है लिख कर आओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।